Okay, so let's begin the lecture. This is lecture number 13, part 2. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल मैट्रिक्स जिसकी साइज 2x2 होती है उस पर मल्टीप्लिकेशन उसको यदि हमें प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज से उसको लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करना हो तो कितने फॉर लूप लगेंगे। सो हमने एक अरे लिया हुआ था जिसके अंदर 4 एलिमेंट थे, साइज 2x2 की थी। एक सेकेंड अरे लिया हुआ था बी और उसमें भी जो साइज थी वो 2x2 थी। फिर हमने ए और बी का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया और एक सी अरे तैयार किया था जिसकी साइज अगेन 2x2 थी। उसका मल्टीप्लिकेशन का जो लॉजिक था कि किस तरह से आई और जे लूप के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए रो और कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करके एक नया अरे सी ऑफ आई जे तैयार करते हैं। उसका मैं एक सिंपल लॉजिक देखा था किस तरह से 3 फॉर लूप काम करते हैं किसी भी 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। और फिर हमने एक नॉर्मल मैट्रिक्स जिसकी साइज 2x2 थी उसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का ट्राई किया। और क्योंकि 3 फॉर लूप थे तो तीनों की यदि हमने कंबाइंड कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी तो हमने उसका देखा था आंसर की ये ऑर्डर ऑफ एन क्यूब आया था। सो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब जो कि क्यूबिक क्लास को बिलोंग करता था, इसकी जो टाइम फंक्शन है ये जिस क्लास को बिलोंग करता है उसका नाम है क्यूबिक। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें कम करना था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था जिसके ऊपर स्ट्रेसन्स मैट्रिक्स ने काम किया था। स्ट्रेसन्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्डर ऑफ एन क्यूब को थोड़ा कम किया था, रिड्यूस किया था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। सो अब हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन क्यूब को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। सो हमने अब अप्लाई किया कि हम जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होता है अगर वो सबसे छोटा साइज़ का है, दैट इज़ जो इनडिविजिबल हो, जिसको हम डिवाइड ना कर पाए, दैट इज़ स्मॉलेस्ट जो साइज़ रहेगी वो 2x2 रहेगी। सो स्ट्रेसन्स ने इसके ऊपर वर्कआउट किया कि अगर मिनिमम साइज़ सबसे छोटा मैट्रिक्स जो 2x2 है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटजी नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो उसके ऊपर हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर नहीं लगाएंगे, उसका इंडिविजुअल सोल्यूशन निकालेंगे। सो 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन को हम डायरेक्टली 4 फार्मूले को यूज़ करके, ये वो 4 फार्मूले हैं जिसको डायरेक्टली यूज़ करके हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और हमें पता है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो यूनिट ऑफ टाइम लेता है। तो ये यूनिट ऑफ टाइम 1 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम, 3 यूनिट ऑफ टाइम एंड 4 यूनिट ऑफ टाइम। सो अगर हम इस बेस पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें सो इसकी ऑर्डर ऑफ, क्योंकि 4 इंस्ट्रक्शन है सो ऑर्डर ऑफ 4 दैट इज कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट क्लास होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वो log n से भी छोटी होती है, राइट। और अगर इसको हम डीप स्टडी भी करें कि यदि मल्टीप्लिकेशन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है और ये मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है और फिर हम इन सबको ऐड करते हैं तो वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। सो टोटल इसमें हम 1, 2 और 3 C11 को क्रिएट करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, जो टोटल टाइम लगेगा वो होगा ऑर्डर ऑफ 3। सो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो आप कह सकते हो कि 4। अगर आप इसकी डीप स्टडी भी करते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सो ऑर्डर ऑफ 12 निकलेगा। और ऑर्डर ऑफ 12 दैट इज अगेन अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू आती है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एन टाइम चलते हैं तो हम उसके कांस्टेंट लिख सकते हैं। और सिटी मानी जाती है किसी भी। सो अगर मैट्रिक्स सबसे छोटा साइज का है दैट इज़ 2x2 तो डायरेक्टली हम उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के हो, एडिशन के हो, तो वो लेस टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो कंडीशनल है या इटरेटिव है। सो यही तरीका होगा कि हम उसको यदि इस तरह से फॉर्मूले से यूज़ करें तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। अब हम बात करें कि अगर मैट्रिक्स सपोज 2x2 का नहीं है, यदि मैट्रिक्स
बड़ा, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल 4 फॉर्मूले है जो केवल 4 एलिमेंट को तैयार करता है किसी भी मैट्रिक्स के, और 4 एलिमेंट का होना बताता है कि किसी मैट्रिक्स की साइज 2x2 है। सो अगर 4x4 है या 8x8 है या 16x16 है या 32x32 है, अगर इतने बड़े बड़े मैट्रिक्स गिवन हो और उस गिवन मैट्रिक्स में यदि हमें इक्वेशंस के फॉर्मूले लगाने हैं या डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी लगानी है, सो वो हम किस तरह से उसको डिवाइड करेंगे, उसकी एल्गोरिथम क्या होनी चाहिए, राइट। सो हमने ब्रीफली देखा था लास्ट लेक्चर में कि अगर सपोज 4x4 का मैट्रिक्स है तो हम उसको, उसकी जो साइज़ है, यदि n साइज़ का अरे है तो उसको हम n/2 करेंगे। n/2 करते हैं तो ये जो 4x4 है ये 2x2 के 4 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो 2x2 के 4 मैट्रिक्स हमने बनाए यहाँ पर, उसका नाम दे दिया है A1, A2, A3, A4। अब इंडिविजुअली A1 मैट्रिक्स पर हम वो फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे और A1 मैट्रिक्स का सोल्यूशन निकाल लेंगे। सिमिलरली वी अप्लाई ऑल 4 फार्मूला ऑन मैट्रिक्स नंबर 2 दैट इज A2 और फिर हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसी तरह से A3 एंड A4। जब हमारे पास A1, A2, A3, A4 4 फार्मूले को यूज़ करके हम चारों मैट्रिक्स का रिजल्ट निकाल लेते हैं, तब हमारे पास अगेन 2x2 मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, राइट। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आप इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। A1 2x2 का साइज बना है, A2 2x2 का है, A3 2x2 का है और A4 2x2 का है। अगर हम सभी को इंडिविजुअल सॉल्व कर ले बाय यूजिंग 4 फॉर्मूलेज, सो हमें यहाँ पर 2x2 का एक वापस से अरे तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4x4 का हमने सब प्रॉब्लम जो थी 2x3 वो हमें सॉल्व कर ली, और फिर जब 2x2 का अरे तैयार होगा तब वापस से आप उसके ऊपर 4 फॉर्मूले अप्लाई करो, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है, और वापस से आप उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। सो आपने 4x4 का सोल्यूशन बाय यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी आपने उसका सोल्यूशन गेट कर लिया। सो जैसी इसकी पॉलिसी है, जैसी इसकी स्टेप्स है, उसी से इसके एल्गोरिथम तैयार करते हैं। सो लेट्स राइट द एल्गोरिथम स्टेप्स। Algorithm matrix multiplication. In order to perform matrix multiplication, we require two array A and B, and each array having n number of elements. So n for number of element. First condition we should mention here that if n less than equal to 2, अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी जो गिवन प्रॉब्लम है दैट इज़ वेरी लेस, जिसका साइज 2x2 है, सो n की वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब है कि अरे के अंदर उसकी साइज 2 है, दैट इज 2x2। सो हमें उसके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्टली वी कैन यूज c = 4, दैट इज 4 फॉर्मूलेज। और जो भी 4 फॉर्मूलेज है आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये वो 4 फार्मूले हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए थे। यहाँ पर वो चारों फार्मूले लिखकर हम डायरेक्टली उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो हम उसको एल्स पार्ट में मेंशन करते हैं। तो एल्स पार्ट टेल्स अस कि आपको सबसे पहले एक मिड वैल्यू निकालनी होगी, और मिड वैल्यू जो होगी आपका जो अरे की साइज है दैट इज डिवाइड बाय 2, एंड वापस से आपको रिकर्सिवली आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉल करना होगा, और A11 B11 n/2 इस तरह से एक मैट्रिक्स आपका तैयार होगा। A12 B12 B21 and n/2।
सेकेंड मैट्रिक्स इसका तैयार होगा A11 B12 n/2 के लिए, और इसका नेक्स्ट मैट्रिक्स तैयार होगा A12 B22 n/2 के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारा तैयार होगा A21 B11 n/2 के लिए, A22 B21 n/2 के लिए, और फोर्थ मैट्रिक्स हमारा तैयार होगा लास्ट बचा हमारा A21 B12 n/2 and then A22 and B22। सो ये जो चार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिकर्सिवल कॉल है, उसको हमने अपने 4 फॉर्मूले से ही तैयार किया है। दैट इज A11 A12 A21 A22। A11 B11 A12 B21। सो जो फर्स्ट फॉर्मूला हमें बताता है मैट्रिक्स का, उसी को हमें फिर से रिकर्सिवली कॉल करना है और उसके ऊपर 2x2 की साइज, मतलब कि जो 4 फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर देना है, राइट। तो यहाँ पर n/2 का मतलब होता है कि यदि हमारे पास 4x4 का अरे है तो वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। हर एक अरे की साइज हो जाएगी 2x2। 2x2 का जो सॉल्यूशन होगा इंडिविजुअल, वो होगा इन 4 फॉर्मूले को यूज़ करके। तो यहाँ पर 8 टाइम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कॉल होगा। फाइन, यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास अगर मैट्रिक्स की साइज बड़ी होती है तो भी हम उसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये है हमारे एल्गोरिथम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जिसके ऊपर हमने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी। अब इसमें हमें देखना है कि अगर ये एल्गोरिथम हम चलाते हैं जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को फॉलो करती है, जिसमें बिग प्रॉब्लम भी एक मैट्रिक्स है और इसकी जो स्मॉल प्रॉब्लम है वो भी एक मैट्रिक्स के जैसे है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसका रेकरेंस रिलेशन कितना होना चाहिए। तो अगर हम इसके रेकरेंस रिलेशन की बात करें, रेकरेंस रिलेशन की अगर हम बात करें तो टोटल टाइम टी ऑफ एन, उस एल्गोरिथम को टोटल टाइम कितना लगेगा सॉल्व होने के लिए। तो हमारे पास 2 कंडीशन होगी। इसका
1 टाइम लगेगा इसे अगर मैट्रिक्स की साइज लेस देन इक्वल टू 2 है। अगर मैट्रिक्स में जो साइज है n उसकी अगर सबसे छोटा है दैट इज 2 क्रॉस 2 का मतलब उसके अंदर 2 एलिमेंट है, सॉरी 4 एलिमेंट है। सो n इक्वल टू अगर 2 होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं लेना, यहाँ पर n की साइज 2 का मतलब है 2 क्रॉस 2 का अरे होना, राइट। यहाँ पर n इक्वल टू 2 इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर 2 एलिमेंट है, ये अरे की साइज बताता है जो मिनिमम साइज होगी दैट इज 2 क्रॉस 2। सो अरे की साइज अगर 2 क्रॉस 2 है उस केस में आपको डायरेक्टली 4 फार्मूले यूज़ करने हैं, और 4 फार्मूले को यूज़ करने के बाद यदि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी, ओनली ऑर्डर ऑफ 4, या डीप स्टडी भी करेक्ट ऑर्डर ऑफ 12, और ऑर्डर ऑफ 12 जो है वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। यहाँ पे आप कैपिटल C भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई नंबर आता है तो वो नंबर कांस्टेंट माना जाता है। फाइन। सो t ऑफ n इक्वल टू 1 इफ n इज लेस देन इक्वल टू 2। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर n की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, दैट मीन्स कि अरे की साइज 4 क्रॉस 4 है, या सपोज 8 क्रॉस 8 है, 16 क्रॉस 16 है, उस केस में इसकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी। सो हमने 4 क्रॉस 4 का हमने सॉल्यूशन देखा, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, यहाँ पर आपको देखना है कि टोटल हर एक अरे 8 टाइम्स यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, राइट। और हर बार मैट्रिक्स n/2 में डिवाइड हो रहा है। सो n/2 में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब n/2 तो रहेगा, क्योंकि 8 टाइम हो रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं 8 t ऑफ n/2 प्लस हर एक अरे में यदि आप देखें कि यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है, n एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर n एलिमेंट है, यहाँ पर भी n एलिमेंट है। जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन भी होता है। सो n और n वैल्यू का जब एडिशन होता है तो n इंटू n, इसका मतलब कि n स्क्वायर। सो 8 t n/2 प्लस n स्क्वायर, ये कंडीशन वो है जब मैट्रिक्स की साइज n ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब कि अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 से बड़ा गिवन है तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी 8 t ऑफ n/2, क्योंकि 8 टाइम इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, हर बार मल्टीप्लिकेशन में जब रिकर्सिवली कॉल होगा तो ये n/2 में डिवाइड भी होता है, साथ ही साथ दो एलिमेंट का आपस में एडिशन होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है, राइट। तो यहाँ पर हम उसको मेंशन करते हैं कि n इंटू n यदि होता है तो n स्क्वायर होगा। तो इस तरह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये तैयार होती है। इसको हम ऐसा जस्ट इसको हम ऐसा रिकरेंस रिलेशन के फॉर्मेट में बना सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, दैट इज 8 t ऑफ n/2। ये हमें क्या बताता है, 8 टाइम्स इट्स डिवाइड n/2 एंड कॉल itself। 8 टाइम ये n/2 से डिवाइड होता है और अपने आप को कॉल करता है itself रिकर्सिवली।
तो 8t n/2 का मतलब होता है 8 टाइम्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल भी करता है और हर कॉल पर वो n/2 में डिवाइड भी करता है। और यहाँ पर जो n स्क्वायर है वो हमें इस बात को एक्सप्लेन करता है एवरी टाइम 2 एलिमेंट ऑफ array gets multiplied each other and add। सो आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा तो पहली रो और पहला कॉलम में हर एक एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई होता है और वो एडिशन भी होता है। तो अगर पहली रो पहला कॉलम का कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है सो वहाँ पर एडिशन भी परफॉर्म होता है। अगर हम एडिशन को स्किप करें और केवल मल्टीप्लाई की बात करें तो n क्रॉस n एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। सो उस केस में यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी n स्क्वायर जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड होता है। सो रेकरेंस रिलेशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास रिलेशन निकला दैट इज t ऑफ n इक्वल टू 1 इफ n इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 8 t ऑफ n/2 प्लस n स्क्वायर व्हेन n ग्रेटर देन 2। यहीं पर हम यदि कॉम्प्लेक्सिटी भी देखें सो टाइम complexity of matrix multiplication strategy that is order of n cube that belongs to cubic class। ओके फाइन। अब इसमें हमें ये देखना है कि अगर मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 का है तो उसमें टोटल 8 मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। 8 मल्टीप्लिकेशन है, हर बार जो मैट्रिक्स है वो 2 पार्ट में टूटता भी है, n/2 साइज में वो डिवाइड भी होता है। साथ ही साथ जब वो मिनिमम साइज 2 क्रॉस 2 में आता है तो उसमें n इंटू n का मल्टीप्लाई भी होता है, मतलब हर एक एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका एडिशन भी होता है। सो यहाँ पर अब हमें देखना है कि स्ट्रेशंस ने ऐसे कौन से फॉर्मूले दिए कि वो फॉर्मूले इसके मल्टीप्लिकेशन को कम करते हैं। राइट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो क्या स्ट्रेशंस के फॉर्मूले से इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं? तो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेशंस के फॉर्मूले पे। स्ट्रेशंस फॉर्मूलाज स्ट्रेशंस ने फॉर्मूले दिए P इक्वल टू A11 प्लस A22 डॉट B11 प्लस D22। ये है इसका फर्स्ट फॉर्मूला। जो फर्स्ट अरे को तैयार करेगा P, सेकंड है हमारा Q इक्वल टू A21 प्लस A22 डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन B11 के साथ, इसको नाम दिया इन्होंने Q। इसी तरह से R एक अरे तैयार किया, A11 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा B12 के साथ माइनस B22।
तो पी क्यू आर एस, एस इक्वल टू होता है A22 डॉट B21 माइनस B11, ये हमारा एस तैयार हुआ। इसी तरह से T इक्वल टू होता है A11 प्लस A12 डॉट B22। इसी तरह से U इक्वल टू होता है A21 माइनस A11 डॉट B11 प्लस B12 एंड V इक्वल टू होता है A12 माइनस A22 डॉट B21 प्लस B22। सो स्ट्रेशंस ने ये फॉर्मूले दिए कि आप इस तरह से अरे को ऐड करते हो और मल्टीप्लाई करते हो तो भी आप 4x4 अरे को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लेस मल्टीप्लिकेशन। सो पी क्यू आर एस टी यू वी को उसने जिस तरह से अरेंज किया था वो मैं आपको ऑर्डर भी बताता हूँ। C11 मैट्रिक्स तैयार होती है P प्लस एस माइनस टी प्लस V से। C12 मैट्रिक्स तैयार होती है R प्लस टी से। C21 मैट्रिक्स तैयार होती है Q प्लस S से। और C22 मैट्रिक्स तैयार होती है P प्लस R माइनस Q प्लस U से। यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको देखना है कि कितने मल्टीप्लिकेशंस हुए हैं, क्योंकि ऊपर हमने देख चुके हैं कि यहाँ पर हमें 8 मल्टीप्लिकेशन मिनिमम करना होता है। तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लिकेशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। स्ट्रेशंस ने इसका एक मल्टीप्लिकेशन कम किया और रिजल्ट वही जनरेट किया। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स बनती है C11 उसने इस तरह से अचीव किया, C12 इस तरह से अचीव किया, C21 और C22। सो इस बेस पर जब उसने कि 7 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, लेट्स राइट इट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 formula and 8 multiplications, expressions gives us 7 multiplications और एक मल्टीप्लिकेशन भी अगर कम होता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर उसका इफेक्ट आता है। सो देयरफॉर इस बेस पर जब 7 मल्टीप्लिकेशन किए तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली, देयरफॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर स्ट्रेशंस मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ n की पावर 2.81। तो n की पावर 3 थी, उससे थोड़ा कम निकला।
सो टोटल 7 मल्टीप्लिकेशन के कारण इसका जो रेकरेंस रिलेशन निकलेगा वो रेकरेंस रिलेशन यहाँ पर 7t(n/2 + n² के जैसा निकलेगा। और 7t ब्रैकेट्स में n/2 + n² को अगर हम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करें या उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो निकलेगी ऑर्डर ऑफ n की पावर 2.81, राइट। तो इस तरह से एक स्ट्रेशंस ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे वर्कआउट किया था और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा रिड्यूस किया। ये था हमारा टॉपिक आज का, स्ट्रेशंस मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, किस तरह से डिवाइड एंड कॉन्कोर किसी मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, मैट्रिक्स किस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट को हम 4 फार्मूले से सॉल्व करें, साथ ही साथ स्ट्रेशंस के फॉर्मूले भी गिवन थे, उस स्ट्रेशंस के फॉर्मूले से यदि हम सॉल्व करें तो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा रिडक्शन आता है। तो ये कंट्रीब्यूशन था स्ट्रेशंस का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी होती है फिनिश यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, ग्रीडी मेथड, जो एक नई अप्रोच होगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जैसा मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कई सारी मेथड हो सकती है। डिवाइड एंड कॉन्क्योर हमने एक स्ट्रेटेजी ली और उस डिवाइड एंड कॉन्क्योर स्ट्रेटेजी को हमने अप्लाई किया बाइनरी सर्च पे, मर्ज शॉर्ट पर, क्विक शॉर्ट पर और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। तो ये 4 तरह की प्रॉब्लम हमने डिवाइड एंड कॉन्क्योर से देखी, जो यूनिट नंबर 2 का पार्ट थी। सभी की हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर की, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, जिस एल्गोरिथम में जो हो सकता था वो हमने डिस्कस किया। एल्गोरिथम को किस तरह से इजी वे में लिख सकते हैं वो हमने डिस्कस किया, राइट। उसका इटरेशन देखा, रिकरेंस रिलेशन देखा। अब हम फिर से कुछ नई प्रॉब्लम्स लेंगे और उसको ग्रीडी मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे यूनिट नंबर 3 ग्रीडी मेथड के साथ। इसमें का कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। जकी, सहाना, मिश्वा, नो सर। विपुल, अश्मिता, नहीं सर। फाइन। स्ट्रेंथ कम क्यों हो गई आज? रोशन कहाँ चला गया? एट्रल 5th में भी कम स्ट्रेंथ है। एनीवेज ठीक है।